गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम साइकस में जनन को स्टडी करेंगे। हमने जो पिछली क्लासों में साइकस की मॉर्फोलॉजी और उसकी एनाटॉमी को स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे साइकस में रिप्रोडक्शन या साइकस में जनन। तो आप सभी को पता होगा जो जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो कायिक जनन, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। परंतु जो साइकस प्लांट होता है इसमें केवल 2 ही प्रकार का जनन आपको देखने को मिलेगा। अब 2 प्रकार का जनन कैसा होगा इसमें? एक तो इसमें पाया जाता है कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले हम बात करेंगे कायिक जनन की। अब जो ये कायिक जनन होता है ये केवल साइकस की हमें 2 जातियों में देखने को मिलेगा। एक तो किसमें? साइकस रिवोल्यूटा में, और एक साइकस सर्सिनेलिस में। और बाकी जितनी भी जातियां हैं उनमें केवल लैंगिक जनन ही पाया जाएगा। अब जो ये कायिक जनन होता है ये भी साइकस में 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा या उद्देश्य। और दूसरा सकर्स द्वारा। अब जो ये पत्र प्रकलिकाएं हैं ये होती क्या है? तो ये कलिका के समान संरचना होती है जो पादप से पृथक होकर न्यू पादप का निर्माण करने का कार्य करती है। अब जो पत्र प्रकलिकाओं द्वारा जो जनन होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? साइकस रिवोल्यूटा के अंदर पाया जाता है। अब साइकस रिवोल्यूटा में कैसे होता है ये जनन? तो जो साइकस का जो पादप होता है साइकस रिवोल्यूटा का, इसके तने के आधारीय भाग में जो सल्कपंड पाई जाती है, यहाँ पर कुछ सल्कपंड देखने को मिलेगी। इन सल्कपंड के आधारीय भाग में या सल्कपंड के नीचे की ओर कोर्टेक्स की कुछ पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण किया जाता है या कलिका के समान संरचना का निर्माण किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पत्र प्रकलिकाएं कहा जाता है। और जब ये पत्र प्रकलिकाएं इस पादप से पृथक होगी तो वापस से किसका निर्माण कर देती है? नए पादप का निर्माण कर देती है। अगर इन पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण नर पादप पर होता है तो यह यहाँ से गिरकर किसका निर्माण करेगी? नए नर पादप का निर्माण करेगी। अगर इन पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण किसके ऊपर हो? मादा पादप के ऊपर हो तो यह यहाँ से गिरकर किसका निर्माण करेगी? नए मादा पादप का निर्माण करेगी। इस प्रकार पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा जनन होता है। दोबारा से देखना, पत्र प्रकलिकाएं कहाँ पर बनेगी? तने के आधारीय भाग में सल्कपंड की कक्ष में कोर्टेक्स की कुछ पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। मतलब कोर्टेक्स की कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण करेगी और यह पृथक होकर किसका निर्माण करेगी? नए पादप का निर्माण करेगी। यदि इनका निर्माण नर पादप पर होता है
होकर नए नर पादप बनाएगी, और मादा पादप पर होता है तो यहाँ से पृथक होकर नए मादा पादप का निर्माण करेगी। तो ये था पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। सेकंड है सकर्स द्वारा। यह इसे हिंदी में बोला जाता है अंतःभूस्थादि। अब इसके द्वारा जो जनन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? साइकस सर्सिनेलिस में किया जाता है। अब इसमें सकर्स द्वारा जनन कैसे होगा? साइकस सर्सिनेलिस की जो जड़ें हैं, इन जड़ों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? नए पादप बनाए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सकर्स द्वारा जनन कहा जाता है। जैसे ये साइकस की जड़ है। अब ये जड़ भूमि के अंदर फैली हुई है और इन जड़ों से क्या कर देती है? नए पादप का, नए साइकस के पादप का निर्माण कर सकती है। इसे ही सकर्स द्वारा या अंतःभूस्थादि द्वारा जनन कहा जाता है। किसमें पाया जाता है? साइकस सर्सिनेलिस में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो ये पत्र प्रकलिकाओं द्वारा जनन हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है? साइकस रिवोल्यूटा के अंदर हो रहा है। तो क्या लैंगिक जनन नहीं होता इसमें? लैंगिक जनन भी होता है, परंतु भारत में क्या है? साइकस रिवोल्यूटा के केवल मादा पादप ही है। नर पादप भारत में नहीं पाए जाते हैं। नर पादप नहीं पाए जाने के कारण साइकस रिवोल्यूटा यहाँ पर लैंगिक जनन नहीं कर पाता। इसी कारण इन्होंने कायिक जनन की विधि को अपनाया है। पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा अपनी ग्रोथ या अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नर पादप के एब्सेंट होने के कारण अनुपस्थित होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लैंगिक जनन की। अब जो ये लैंगिक जनन होता है, साइकस की बहुत सारी जातियों में या लगभग सभी प्रकार की जातियों में पाया जाता है। और आपको पता है लैंगिक जनन के समय किसका निर्माण होगा? नर तथा मादा जनन संरचनाओं का निर्माण होगा। परंतु नर और मादा जनन संरचनाओं का निर्माण करने से पहले हमें एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है? कि साइकस का जो पादप है, साइकस का जो पादप है वह कैसा होता है? डायोसियस, या हम बोल सकते हैं इसे एक लिंगाशयी। इसका मतलब क्या होता है? साइकस के पादप में नर पादप अलग होगा और मादा पादप अलग होगा। मतलब अगर हम बोले कि समस्त जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? डायोसियस है। केवल किसको छोड़ दें हम? पाइनस को छोड़ दे तो सभी जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? डायोसियस या एक लिंगाशयी प्रकृति के हैं। अर्थात इनमें क्या होता है? नर पादप अलग होता है, मादा पादप अलग होता है। वैसे ये नर पादप और मादा पादप क्या है? इसमें अलग है। अब नर जनन संरचना का निर्माण किस पर होगा? नर पादप पर। नर पादप पर क्या बनेगी? नर जनन संरचनाएं बनेगी। मादा पादप पर क्या बनेगी? मादा जनन संरचनाएं बनेगी। नर जनन संरचनाओं के रूप में किसका निर्माण होगा? नर पादप के ऊपर नर शंकु का निर्माण होगा। परंतु साइकस में जो मादा जनन संरचनाएं हैं वह मादा शंकु के रूप में नहीं होती। इसमें क्या होते हैं? केवल गुरु बीजाणु खंड होते हैं। गुरु बीजाणु खंड होते हैं, क्योंकि गुरु बीजाणु खंड कैसे होते हैं? काफी दूर दूर व्यवस्थित होने के कारण ये क्या नहीं कर पाते? मादा शंकु या फीमेल कोन का निर्माण नहीं कर पाते। इसी कारण इसमें मादा शंकु का निर्माण नहीं होता। इसमें नर शंकु का निर्माण होता है। और नर शंकु का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लघु बीजाणु पर्णों के द्वारा। लघु बीजाणु पर्ण एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर, इधर भी
एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करेंगे? नर शंकु का निर्माण करेंगे। और लघु बीजाणु पानी के अंदर क्या होगी? लघु बीजाणु दानी होगी। ऐसे ही जो गुरु बीजाणु पानी है इसके अंदर क्या होगी? गुरु बीजाणु दानी, या इसे जिम्नोस्पर्म के अंदर हम बीजांडवी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर गुरु बीजाणु दानी के चारों ओर अद्यावरण का निर्माण हो जाता है तो गुरु बीजाणु दानी को क्या बोला जाता है? बीजांड बोला जाता है। इसी प्रकार जो लघु बीजाणु दानी है उसके अंदर क्या होंगे? लघु बीजाणु होंगे। ऐसे ही बीजांड या गुरु बीजाणु दानी के अंदर क्या होंगे? गुरु बीजाणु होंगे। लघु बीजाणु दानी को जिम्नोस्पर्म में क्या बोल सकते हैं? हम प्रागुण बोल सकते हैं। अगर लघु बीजाणु दानी को किसका निर्माण करेंगे? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। और नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या बनेंगे? नर युग्मक बनेंगे। ऐसे ही गुरु बीजाणु दानी के अंदर जो गुरु बीजाणु होगा वह इसका निर्माण करेगा, अंड कोशिका का निर्माण करेगा। और नर युग्मक अंड कोशिका के संयोजन से जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट आपस में अंकुरित होकर इसका निर्माण करेगा, न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो साइटस का जो पादप है या तो डायोसियस नेचर का होता है या हेटेरोथेलिक नेचर का होता है। हेटेरोथेलिक जो बोला जाता है क्योंकि इसमें जो नर युग्मकोद्भिद और जो मादा युग्मकोद्भिद है वह अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी कारण से हेटेरोथेलिक कहा जाता है या विषमथेलिक कहा जाता है। डायोसियस क्यों कहा जाता है? नर पादप अलग और मादा पादप अलग। नर पादप पर नर जनन संरचना बनती है, मादा पादप पर मादा जनन संरचना बनती है। नर जनन संरचना के रूप में किसका निर्माण होगा? नर शंकु का निर्माण होगा। मादा जनन संरचना के रूप में किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु दानी या बीजांड का निर्माण होगा, या हम गुरु बीजाणु पानी भी बोल सकते हैं। इनका निर्माण होगा। इस प्रकार इनका जीवन चक्र चलता रहता है। तो हमें पढ़ना क्या है? लैंगिक जनन पढ़ना है। अब लैंगिक जनन के दौरान हम वाले क्या पढ़ेंगे? नर पादप पढ़ेंगे और नर पादप के अंदर भी क्या पढ़ेंगे? नर शंकु पढ़ेंगे। और नर शंकु के अंदर क्या है? लघु बीजाणु पढ़ना है, उनकी संरचना को देखेंगे। लघु बीजाणु पढ़ने के अंदर लघु बीजाणु दानी है उसकी संरचना को देखेंगे और लघु बीजाणु दानी का विकास किस प्रकार हुआ और उनके अंदर लघु बीजाणु किस प्रकार बनेंगे, इन सभी संरचनाओं को हमें इसमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेल कोन या नर शंकु या मेल कोन। अब जो ये मेल कोन का निर्माण होता है पादप से कहाँ पर, पादप में कहाँ पर बनता है? तो मैंने आपको जब इसका डायग्राम बनाया था साइटस का, तो यहाँ पर ऐसी संरचनाएं बनाई और इसके चारों ओर क्या उपस्थित था? प्रकाश संश्लेषी जो कर्ण थी इसका क्या था? क्राउन उपस्थित था। मतलब जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण थी, चने के शीर्ष भाग पर प्रकाश संश्लेषी पर्ण के मुकुट के बीच में क्या था? नर शंकु उपस्थित था। अब इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ होगा? तो यहाँ पर तने की कौन सी सेल्स होती हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल या शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिका होती है और यही किसका निर्माण करते हैं? यहाँ पर नर शंकु या मेल कोन का निर्माण करती है। तो हम बोल सकते हैं कि नर शंकु के निर्माण में साइटस के तने की जो शीर्षस्थ कोशिका है या एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो कोशिका है वह यहाँ पर भाग लेती है।
इसी कारण जो साइकस की जो वृद्धि है वह कैसे हो जाती है, स्टॉप या रुक जाती है। अब कुछ समय पश्चात क्या होगा, साइकस के यहाँ से क्या होगा, एक पार्श्व कलिका का निर्माण होगा। अब ये पार्श्व कलिका ही ऊपर की ओर वृद्धि करेगी, जिसके कारण ये शंकु है ये इधर की ओर झुक जाएगा। तो साइकस में जो शंकु बनने के पश्चात कैसा दिखाई देता है, एक साइड की ओर व्यवस्थित होता है और पादप ऊपर की ओर वृद्धि करता रहता है। इसे ही क्या कहा जाता है, सिंपोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ कहा जाता है या संधि तापसी वृद्धि या संधि तापसी वृद्धि कहा जाता है। किसमें पाई जाती है संधि तापसी वृद्धि, ओनली नर पादप के अंदर, क्योंकि नर पादप में किसका निर्माण होता है, नर शंकु का निर्माण होता है और नर शंकु के निर्माण में एपिकल सेल प्रयुक्त हो जाती है, जिसके कारण जो इसके तने की जो वृद्धि है वह एक पार्श्वीय कलिका से होती है और यह पार्श्वीय कलिका ही तने की या मुख्य अक्ष में वृद्धि करने का कार्य करती है, जिसके कारण शंकु है वह एक साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है और इस वृद्धि को कहा जाता है संधि तापसी वृद्धि या सिंपोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ। जबकि जो मादा पादप होता है उसमें कौन से प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, उसमें मोनोपोडियल प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। क्योंकि आपको पता है मादा पादप में किसका निर्माण नहीं होता, फीमेल कोन या मादा शंकु का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पूर्व बीजाणुपर्ण दूर उपस्थित होती है जो एक साथ व्यवस्थित नहीं हो सकती और मादा शंकु का निर्माण नहीं कर सकती। इसी कारण उसमें कौन सी ग्रोथ पाई जाती है, मोनोपोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ पाई जाती है, क्योंकि उसमें एपिकल सेल प्रयुक्ति नहीं हो पाती तो तना सीधा का सीधा वृद्धि करता रहता है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो ये नर शंकु है ये संरचना में किस प्रकार का दिखाई देता है। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे और फिर इसका एलएस या लंबवत काटेंगे और इसमें देखेंगे कि ध्रुव बीजाणुपर्ण किस रूप में व्यवस्थित है। बीजाणुपर्णों के अंदर जो लघु बीजाणु दानियां पाई जाती है वह बीजाणुपर्ण में कहाँ पर उपस्थित है, कैसे भाई समूह में व्यवस्थित है या पृथक पृथक व्यवस्थित है, तो हम पूरी संरचनाओं को देखेंगे। तो पहले बनाएंगे हम यहाँ पर नर शंकु की बाह्य संरचना और साथ ही नर शंकु की अनुदैर्ध्य काट या लंबवत काट का डायग्राम। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। अगर नर शंकु की संरचना की बात करें हम, तो नर शंकु की संरचना में जो साइकस का जो नर शंकु होता है वह पादप जगत में सबसे बड़ा नर शंकु होता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर तक यह लंबा होता है। इसी कारण पादप जगत का जो सबसे बड़ा जो शंकु कहलाता है वह साइकस का नर शंकु ही कहलाता है और इसकी लंबाई कितनी है, 40 से 80 सेंटीमीटर है। अब जो ये नर शंकु होता है प्रारंभिक अवस्था में तो ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है, परंतु जैसे जैसे ये परिपक्व होता जाता है ये कैसा हो जाता है, गहरे भूरे या पीले रंग का हो जाता है तथा कैसा हो जाता है, कास्पीय प्रकृति का हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इसका कलर कैसा होगा, काफी हरे कलर का होगा और जैसे जैसे ये परिपक्व रूप धारण करेगा वैसे वैसे ये गहरे भूरे रंग का या पीले रंग का तथा कास्पीय प्रकृति का हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, अगर इसको बाह्य रूप से देखें तो ये ऐसा दिखाई देता है, लकड़ी के समान काफी कठोर प्रकृति का और इसके जो लघु बीजाणुपर्ण होते हैं वो भी काफी कास्पीय प्रकृति के दिखाई देते हैं और काफी बड़ा देखने को मिलेगा आपको, 40 से 80 सेंटीमीटर तक लंबा। अगर इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो इसकी जो आंतरिक संरचना में क्या होता है, अगर इसकी लंबवत काटे अपन ये ऐसा दिखाई देता है। इसमें केंद्रीय शंकु अक्ष उपस्थित होती है जिसके चारों ओर अनेक लघु बीजाणुपर्ण
सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे एक इधर, एक इसके पीछे, एक और इधर की ओर, एक इधर की ओर, ऐसे सर्पिलाकार रूप में अभिन्न होते हैं। कौन अरेंज होते हैं? लघु बीजाणु पंड होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नर शंकु होता है, इसका निर्माण लघु बीजाणु पंड के व्यवस्थित होने से ही होता है। तो लघु बीजाणु पंड इस केंद्रीय शंकु अक्ष या मुख्य अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? मेल कोन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो ये लघु बीजाणु पंड पाए जा रहे हैं, ये लघु बीजाणु पंड भी दो प्रकार के होते हैं। तो बंदे लघु बीजाणु पंड, एक फलद लघु बीजाणु पंड। बंदे का मतलब क्या होता है? तो शंकु के शीर्षस्थ भाग के कुछ लघु बीजाणु पंड तथा आधारीय भाग के कुछ लघु बीजाणु पंड में किसका निर्माण नहीं होता? लघु बीजाणु दाने का निर्माण नहीं होता। इसी कारण इन्हें बंदे लघु बीजाणु पंड भी कहा जाता है। जबकि शंकु के मध्य भाग के जो लघु बीजाणु पंड है वह काफी विकसित प्रकृति के तथा इसमें अनेक लघु बीजाणु दानियां पाई जाती है। इसी कारण इन लघु बीजाणु पंड को फलद लघु बीजाणु पंड कहा जाता है, क्योंकि लघु बीजाणु का निर्माण किनके अंदर होगा? लघु बीजाणु दानियों के अंदर होगा। अब जो ये लघु बीजाणु दानियां पाई जा रही है, यह भी पंड के ऊपरी भाग में नहीं पाई जाती, पंड के आधारीय भाग में नीचे की ओर लटकी हुई अवस्था में पाई जाती है तथा समूह के रूप में मिलेगी। और ये लघु बीजाणु दानियों का जो समूह यहाँ पर दिखाई देगा उसे कहा जाता है सोरस कहा जाता है। और सोरस कैसा दिखाई देता है? सोरस में एक इंड्यूसियल कैपिला होता है, एक पॉइंट लाइक संरचना होती है जिसके चारों 4 से 7 की संख्या में क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु दानियां पाई जाती है। और लघु बीजाणु दानियों के ऊपरी सतह पर एक स्फुटन रेखा भी पाई जाती है, जो कि लघु बीजाणुओं के स्फुटन में लघु बीजाणुओं के परिकीर्णन में सहायता करती है, क्योंकि लघु बीजाणु दानी स्फुटन रेखा से ही हटती है। तो ये थी मेल कोन या नर शंकु की संरचना। कौन सी है? तो बाह्य, एक आंतरिक। बाह्य कौन सी है? मतलब ये इसकी मॉर्फोलॉजी और ये इसकी क्या है? एनाटॉमी है। तो दोबारा से देखना, जो लघु बीजाणु जो नर शंकु होता है वह साइकस में काफी बड़ा होता है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसी कारण साइकस का जो नर शंकु होता है वह पादप जगत का सबसे बड़ा नर शंकु कहा जाता है। अगर हम साइकस के शंकु को देखें तो साइकस का शंकु प्रारंभिक अवस्था में किस कलर का हमें दिखाई देगा? हरे कलर का दिखाई देगा, परंतु धीरे धीरे जब यह परिपक्व होता है तो यह काफी गहरे भूरे या पीले रंग का वह काष्ठीय प्रकृति का हो जाता है। अब जो ये नर शंकु होता है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? लघु बीजाणु पंड के द्वारा होता है। मतलब नर शंकु में क्या होती है? एक मुख्य अक्ष या केंद्रीय शंकु अक्ष होती है, जिसके चारों ओर अनेक लघु बीजाणु पंड सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करेंगे? नर शंकु का निर्माण करेंगे। अब जो ये लघु बीजाणु पंड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो फलद लघु बीजाणु पंड, एक बंदे लघु बीजाणु पंड। जो बंदे लघु बीजाणु पंड होंगे वह नर शंकु के केवल शीर्षस्थ भाग पर और इसके आधारीय भाग में आपको देखने को मिलेगी। और इनमें क्या होता है? लघु बीजाणु दानियों का निर्माण नहीं हो पाता, इसी कारण इन्हें बंदे लघु बीजाणु पंड कहा जाता है। जबकि शंकु के मध्य भाग के जो लघु बीजाणु पंड होते हैं इनमें क्या होता है? बीजाणु दानियों का या लघु बीजाणु दानियों का निर्माण होता है। इसी कारण इन्हें फलद लघु बीजाणु पंड भी कहा जाता है। और शंकु के आधारीय भाग में एक व्रंत उपस्थित होता है, जिसकी सहायता से ये कहां पर जुड़ा हुआ होता है? तने के शीर्षस्थ भाग पर या तने से जुड़ा हुआ होता है, छोटा सा व्रंत उपस्थित होता है। और यहाँ पर वलन से कुछ सहपत्र लाइक संरचना भी निकली हुई रहती है, तो शंकु की सुरक्षा का कार्य करती है। तो ये थी शंकु की संरचना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नर शंकु के अंदर क्या पाई जा रही है? लघु बीजाणु पंड पाई जा रही है। इसकी संरचना को भी हम देखेंगे भाई किस प्रकार की हमें दिखाई देती है, और इसके अंदर जो लघु बीजाणु दानियां पाई जाती है वह किस रूप में व्यवस्थित है, कहाँ व्यवस्थित है, कितनी संख्या में व्यवस्थित है, ये सब हमें देखना है। तो हम इसकी आंतरिक और बाह्य संरचना पढ़ेंगे।
करेंगे किसकी, लघु बीजाणु पर्णक की आंतरिक और बाह्य संरचना को। पहले डायग्राम बनाएंगे फिर समझेंगे। अगर हम लघु बीजाणु पर्णक की आंतरिक संरचना की बात करें, लघु बीजाणु पर्णक कहाँ से निकालेंगे, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, मेरिबोन या नर्व को पढ़ा था, इसके चारों ओर क्या व्यवस्थित थी, बहुत सारे लघु बीजाणु पर्णक सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित थे। तो यहाँ से हमने क्या फाड़ लिया है या निकाल लिया है, एक लघु बीजाणु पर्णक निकाल लिया है और उसकी बाह्य तथा आंतरिक संरचना दोनों को हमें स्टडी करना है। तो टॉपिक क्या है हमारा, लघु बीजाणु पर्णक की आंतरिक संरचना। अब जो इसकी जो आंतरिक संरचना है वह हमें कैसी दिखाई देती है। इसकी आंतरिक संरचना में 3 भाग उपस्थित होते हैं, एक तो शीर्षस्थ वाला भाग, एक मध्य वाला भाग और एक काफी नीचे वाला पोर्शन, जिसके द्वारा ये शंकु की मुख्य अक्ष से लगी हुई रहती है। अब जो इसका जो शीर्षस्थ भाग होता है उसे कहा जाता है एपोफाइसिस कहा जाता है। ये काफी त्रिकोणा भाग होता है और बंदे प्रकृति का होता है, क्योंकि एपोफाइसिस वाले भाग में किसका निर्माण नहीं होता, बीजाणु दानी का निर्माण नहीं होता, इसी कारण से बंदे भाग बोला जाता है। और एपोफाइसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि काफी त्रिकोणाकार आकृति का ये होता है। इसके बाद इसके मध्य वाले पोर्शन की बात करें तो जो मध्य वाले पोर्शन कैसा है, फलद भाग है। अब फलद जो है, क्योंकि इसी वाले भाग में किसका निर्माण होता है, बीजाणु दानियों का निर्माण होता है। और इसमें जो बीजाणु दानियां हैं वह काफी अधिक संख्या में, लगभग हम बोल सकते हैं 300 से या 700 से 1000 तक लघु बीजाणु दानियां इसमें पाई जाती है, जो किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं, समूह के रूप में या ग्रुप्स के रूप में उपस्थित होती है। अब समूह के रूप में कैसे उपस्थित होगी, इसमें एक समूह में क्या होती है, 4 से 7 लघु बीजाणु दानियां उपस्थित हो सकती है। इसमें क्या होता है, एक पेपिला होता है जिसके चारों ओर 4 से 7 की संख्या में क्या उपस्थित होती है, लघु बीजाणु दानियां उपस्थित होती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कोरस कहा जाता है। मतलब जो इसके फलद वाले भाग में जो बीजाणु दानियां पाई जाती है वो किसके रूप में उपस्थित है, सोरस के रूप में, और बहुत सारे सोरस को मिलकर क्या कहा जाता है, सोराई कहा जाता है। अब जो ये बीजाणु दानियां हैं इनके ऊपरी भाग में एक लंबी स्फुटन रेखा पाई जाती है जहाँ से ये बीजाणु दानियां फटती है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो ये लघु बीजाणु पर्णक के ऊपरी भाग में इसका जो शीर्षस्थ भाग था और जो ऊपरी भाग था और यहाँ का आधारीय भाग था, इस वाले पोर्शन में किसका निर्माण नहीं होता, बीजाणु दानियों का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि ये बंदे वाला भाग था। बीजाणु दानियों का निर्माण कहाँ पर होगा, पर्णक के आधारीय निचले वाले भाग में। तो ये पर्णक का सरफेस वाला पोर्शन है, ये डायग्राम दिखाया गया है, पर्णक का ऊपर वाला पोर्शन है, क्योंकि ऊपर वाले भाग में आपको बीजाणु दानियां देखने को नहीं मिलेगी। केवल बीजाणु दानियां किस ओर की ओर है, आधार की या आधारीय सतह की ओर है, जो नीचे की ओर लटकी हुई अवस्था में दिखाई देती है। तो दोबारा से देखना, अगर लघु बीजाणु पर्णक की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना की बात करें तो बाह्य संरचना में ये किस रूप में दिखाई देगी, क्योंकि ये कौन सा वाला पोर्शन है, इसका डोर्सल वाला पोर्शन है, इसमें 3 भाग उपस्थित होते हैं। एक तो ऊपरी भाग जिसे एपोफाइसिस कहा जाता है, ये त्रिकोणाकार आकृति का होता है, और बंदे भाग होता है क्योंकि लघु बीजाणु दानियों का निर्माण नहीं हो पाता। और इसके बाद मध्य वाला पोर्शन और कैसा भाग है, फलद भाग। फलद क्यों बोला, क्योंकि इसमें लघु बीजाणु दानियों का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु दानियां इसमें किस रूप में उपस्थित होती है, सोरस के रूप में उपस्थित होती है। आधारी भाग क्या कहलाता है, स्काल्प या दंत वाला भाग कहलाता है, जिसके द्वारा यह शंकु के मुख्य अक्ष से जुड़ा हुआ रहता है। अगर इसके आंतरिक संरचना की बात करें, एपोफाइसिस वाले भाग में कोई लघु बीजाणु दानियां नहीं दिखाई देगी और पर्णक के डोर्सल वाले पोर्शन में भी नहीं दिखाई देगी, केवल इसका निचला वाला पोर्शन है। जैसे ये पर्ण है, इसके नीचे की ओर क्या लटकी हुई रहती है, बीजाणु दानियां लटकी हुई रहती है। अब किस रूप में,
चौरस के रूप में लटकी हुई रहती है। बीजाणु धानियों की संख्या कितनी है? 700 से 1000 तक संख्या है इनकी। और ये ग्रुप्स के रूप में उपस्थित होती है। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? एक तो पॉइंट लाइक संरचना होगी जिसे पेपिला कहा जाता है और इसके चारों 4 से 7 की संख्या में लघु बीजाणु धानियां जुड़ी हुई रहती है और इस संपूर्ण संरचना को सोरस कहा जाता है। मतलब लघु बीजाणु धानियां सोरस के रूप में उपस्थित होती है और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के ऊपर क्या पाई जाएगी? एक स्फुटन रेखा पाई जाएगी, जहां से ही ये लघु बीजाणु धानी कटती है। इसके बाद जो ये लघु बीजाणु धानियां पाई जा रही है या ये सोरस पाए जा रहे हैं, इनके बीच बीच में बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? रोमेंटा कहा जाता है। अब जो ये रोमेंटा होते हैं, ये कार्य क्या है इनका? ये लघु बीजाणु धानियों की सुरक्षा का कार्य करते हैं और साथ ही लघु बीजाणु धानियों के प्रकीर्णन में भी हेल्प करने का कार्य करते हैं। तो ये थी लघु बीजाणु पर्ण की संरचना। अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना और उसका विकास किस प्रकार होता है, कौन सी कोशिकाएं उसके विकास में भाग लेती। तो इसके बाद देखेंगे हम लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो पहले उसका डायग्राम बनाते हैं अपन। अगर लघु बीजाणु धानी की संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में अपन को 3 भित्तियां दिखाई देती है। जो लघु बीजाणु धानी की जो सबसे बाह्यतम भित्ति होती है वह एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे कहा जाता है एक्टोथीसियम या बहिथीसियम। अब जो ये एक्टोथीसियम की जो परत होती है, ये एक तो अरीय रूप से और एक ये अंदर की जो भित्ति होती है इसकी काफी मोटी होती है, जबकि बाह्य भित्ति होती है वो पतली होती है। और इस एक्टोथीसियम के ऊपर क्यूटिकल का आवरण भी हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद पाई जाती है मध्य भित्ति या मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, अब जो ये मिडिल लेयर होती है ये 2 से 3 स्तरीय होती है तथा पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बाद अगर हम थर्ड लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर का नाम है टेपिटम। और यह टेपिटम कैसी कोशिकाएं हैं? तो लंबी लंबी बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं जो कि किसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और अंदर की तरफ क्या मिलेगा आपको? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं देखने को मिलेगी जो टेपिटम से पोषण लेकर अपना आकार बढ़ा करेगी। उसके बाद ये क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जिसके द्वारा क्या होगा? 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा और वह चारों ही लघु बीजाणु परागकण के रूप में व्यवहार करते हुए नर युग्मकों का निर्माण करेंगे और नर युग्मकों के अंदर क्या बनेंगे? नर युग्मक बनेंगे जो कि अंड कोशिकाओं को निषेचित करने का कार्य करेंगे। तो दोबारा से देखना, लघु बीजाणु धानी की अगर संरचना देखें, इसकी संरचना में 3 बाह्य भित्तियां दिखाई देती है। सबसे बाह्यतम भित्ति होती है बहिथीसियम या एक्टोथीसियम। यह एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसकी जो आंतरिक भित्ति और अरीय भित्तियां होती है वह काफी मोटी होती है, जबकि बाह्य भित्ति पतली होती है और इसके ऊपर आपको क्यूटिकल का आवरण देखने को मिल सकता है।
इसके बाद की जो भित्ति होती है वह 2 से 3 स्तरीय होती है, उसे मिडिल लेयर कहा जाता है। यह पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बाद एक स्तरीय लंबी लंबी कोशिकाओं से बनी परत होती है जिसे टेपिटम कहा जाता है। इसमें लंबी लंबी बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं पाई जाती है जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और लघु बीजाणु धानी के आंतरिक भाग में क्या मिलेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं मिलेगी जो टेपिटम से पोषण लेकर अपना आकार बड़ा करेगी। फिर क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन करेगी, जिसके द्वारा ये 4 लघु बीजाणुओं को बनाएगी या परागकणों को बनाएगी। फिर वो परागकण नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो हम इसके बाद देखेंगे कि जो ये लघु बीजाणुधानी है इसका निर्माण या इसका विकास किस प्रकार हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी का विकास। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर समझेंगे। अगर हम लघु बीजाणुधानी के विकास की बात करें तो लघु बीजाणुधानी का जो विकास होता है उसके विकास में 2 से अधिक कोशिकाएं भाग लेती है। अब 2 से अधिक कोशिकाएं भाग लेती है, इस प्रकार के विकास को कहा जाता है यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास। यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास। और ये जो 2 से अधिक कोशिकाएं हैं ये किसकी है? क्योंकि लघु बीजाणुधानी का निर्माण किसकी निचली सतह पर हो रहा है? लघु बीजाणु पर्ण की निचली सतह पर हो रहा है। तो उस पर्ण की कौन सी कोशिका है? हाइपोडर्मिस कोशिका है, जो कि 2 से अधिक संख्या में भाग लेकर किसका निर्माण करेगी? लघु बीजाणुधानी का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर 2 से अधिक कोशिकाएं दिखाई दे रही है। ये कौन सी है? हाइपोडर्मिस कोशिकाएं, जिसकी लघु बीजाणु पर्ण की। इन्हें क्या कहा जाता है? बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। अब इन कोशिकाओं में क्या होता है? एक परिणतिक विभाजन होता है। कोशिकाओं की जो ये परत है यहाँ से एक विभाजन होगा जिसके कारण कोशिकाओं के 2 स्तर बनेंगे। जो बाह्यतम स्तर होगा उसे प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं का स्तर कहेंगे या प्राइमरी वॉल सेल्स कहेंगे, और जो आंतरिक स्तर होगा उसे आर्किस्पोरियल लेयर या बीजाणुजन परत कहेंगे। अब जो ये प्राथमिक भित्ति स्तर है और आर्किस्पोरियल लेयर है या बीजाणुजन परत है, इन दोनों में ही क्या होते हैं? वापस से परिणतिक और अपनतिक विभाजन होते हैं। परिणतिक का मतलब इसमें भी बहुत सारे विभाजन होंगे इसे और इसमें भी होंगे, और अपनतिक का मतलब सभी कोशिकाओं में लगभग विभाजन होंगे, जिसके कारण जो बीजाणुधानी का जो आकार है वह भी बढ़ेगा। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में तो ये कैसी होगी? काफी छोटी सी होगी। इसके आकार को भी हमें इंक्रीज करना है और इसकी जो परतें हैं वह भी हमें बढ़ानी है। तो कौन से विभाजन करवाने होंगे? परिणतिक और अपनतिक, दोनों ही टाइप के विभाजन हमें करवाने होंगे। तो जो प्राथमिक भित्ति सेल्स हैं इसमें परिणतिक और अपनतिक विभाजन होने से कितनी लेयर बनेगी? 3 लेयर का या 3 परतों का निर्माण होगा। इनमें से जो सबसे बाह्यतम परत है वह एक्सोथीसियम कहलाएगी। अंदर की जो 2 से 3 परतें एक्सोथीसियम के बाद उसे हम मिडिल लेयर कहेंगे, और सबसे जो आंतरिक परत होगी उसे टेपिटम कहेंगे। उसी प्रकार जो आर्किस्पोरियल लेयर है या बीजाणुजन परत है, इसमें भी बहुत सारे परिणतिक और अपनतिक विभाजन होंगे, जिसके कारण बहुत सारी कोशिकाओं की परतों का निर्माण होगा जिसे बीजाणुजन ऊतक कहेंगे। अब बीजाणुजन ऊतक की जो सबसे बाहरी परत होती है, या तो हो सकता है ये किसका निर्माण कर दे? टेपिटम का निर्माण कर दे, या हो सकता है कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं की जो सबसे अंदर की जो परत होगी वह टेपिटम का निर्माण कर सकती है। दोनों में से कोई सी भी एक परत टेपिटम का निर्माण कर सकती है। अब जो
ये विभिन्न परतें बनी हैं। सबसे बाह्यतम परत एक्सोथीसियम, उसके बाद 2 से 3 स्तरीय मिडिल लेयर, आंतरिक एपिडर्म, उसके बाद बहुत सारा बीजाणु जन्म तक की परतें हैं। अब जो ये परतें हैं इनका निर्माण परिवर्तित और अवनतिक विभाजन होने के फलस्वरूप हुआ है, और परिवर्तित अवनतिक विभाजन के बाद इसमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हुई है, जिसके कारण अलग अलग आकृति वाले सेल का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। अब जो ये बीजाणु जन्म ऊतक है, बीजाणु जन्म ऊतक की जो शारीरिक कोशिकाएं हैं ये आपस में सेपरेट हो जाती है, या तो हो सकता है इसमें जो सबसे बाह्यतम परत है वो टेपिटम का निर्माण कर सकती है, परंतु जो जितने भी जो परतें बचेंगी उनकी सारी कोशिकाएं सेपरेट होकर किसका निर्माण कर देती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर देती है। अब जो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं ये टेपिटम से पोषण लेने का कार्य करती है, जिसके कारण ये बड़े आकार की हो जाती है, और टेपिटम इसे पोषण देने के कारण अपहासित अवस्था में आ जाती है या विघटित हो जाती है। तो अगर हमें लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं हैं इनका आकार हमें बड़ा देखने को मिलेगा तो उस अवस्था में टेपिटम विघटित हो जाएगी, और भी जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं इसमें क्या होगा, आपसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेंगे, 4 लघु बीजाणु बनेंगे, जो कि चतुष्क के रूप में या टेट्राड्स के रूप में उपस्थित होंगे। फिर टेट्राड्स की भित्तियों के जुड़ने से 4 लघु बीजाणु पृथक हो जाएंगे। तो ये था लघु बीजाणु दानी का विकास। दोबारा से देखना है, लघु बीजाणु दानी का निर्माण कहाँ पर होता है, पर्ण के निचले वाले पोर्शन में होता है। तो पर्ण की ही हाइपोडर्मल कोशिकाएं 2 से अधिक संख्या में भाग लेकर किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु दानी का निर्माण करेगी। अब 2 से अधिक संख्या में भाग लेगी तो इस प्रकार का जो विकास होता है उसे क्या कहा जाता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट या यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास कहा जाता है। अब ये 2 से अधिक कोशिकाओं की परत है, इसमें क्या होगा, परिणतिक विभाजन होगा, जिसके कारण कोशिकाओं की 2 परतें बनेंगी। जो बाह्य परत होगी उसे प्राथमिक भित्ति परत कहा जाएगा, और जो आंतरिक परत होगी उसे बीजाणुजन परत या आर्किस्पोरियल लेयर कहा जाएगा। अब इन दोनों ही परतों में वापस से क्या होंगे, परिणतिक व अपनतिक विभाजन होंगे। प्राथमिक भित्ति परत में परिणतिक और अपनतिक विभाजन होने से कोशिकाओं की बहुत सारी परतें बनेंगी, और प्रत्येक परत की जो बहुत सारी परतें हैं इनमें से इन परतों में डिफरेंशिएशन या विभेदन की प्रक्रिया होगी, जिसके कारण जो बाह्य स्तर होगा वह एक्सोथीसियम का निर्माण कर देगा। आंतरिक 2 से 3 स्तर होंगे वह मिडिल लेयर का या सबसे निचली कोशिकाओं का निर्माण कर देगा, और सबसे जो आंतरिक स्तर है उसकी कोशिकाएं लंबे लंबे होकर टेपिटम का निर्माण कर देगी। और टेपिटम का निर्माण किसके द्वारा भी हो सकता है, जो ये आर्किस्पोरियल लेयर है इसमें भी अभी आगे जाकर परिणतिक अपनतिक विभाजन होंगे, इसके कारण बहुत सारी परतों का निर्माण होगा, और इन परतों की जो सबसे बाह्यतम परत है वह भी टेपिटम का निर्माण कर सकती है। तो 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर टेपिटम के निर्माण के लिए, एक तो टेपिटम का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से भी हो सकता है, और टेपिटम का निर्माण बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं से भी हो सकता है। अब बीजाणुजन ऊतक जो परत है इसमें परिणतिक अपनतिक विभाजन होंगे, जिसके कारण बहुत सारी परतों का निर्माण होगा, जिसे क्या कहेंगे, बीजाणुजन ऊतक कहेंगे। बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं इनकी कोशिका भित्तियां एक दूसरी कोशिकाओं से सेपरेट होकर किसका निर्माण कर देती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पर टेपिटम में इससे पोषण लेने का कार्य करती है, और पोषण लेने के पश्चात ये बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण टेपिटम की कोशिका विघटित हो जाती है या अपहासित हो जाती है। और फिर इनमें क्या होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, जो कि टेट्राड्स के रूप में उपस्थित होंगे। तो हमने जो अभी माइक्रोस्पोरेंजिया की जो संरचना बनाई थी उसका केवल यहाँ से कितना सा पोर्शन हमने लिया गया है। बाहरी स्तर एक्सोथीसियम, उसके बाद 2 से 3 स्तरीय मिडिल लेयर, फिर आंतरिक स्तर टेपिटम, टेपिटम के बाद कौन सी कोशिकाएं थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित थी। फिर आगे का विकास ऐसे भी उसमें देखने को मिलता है। अब इसको हम लाइनर डायग्राम की सहायता से दोबारा समझेंगे।
तो अब इनका बनाएंगे हम लाइनर डायग्राम। अगर लघु बीजाणु दानी के विकास की बात करें तो इसको हम लाइनर डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो लाइनर डायग्राम में हमने जब इसका जो डायग्रामेटिक डेवलपमेंट किया था तो इसमें क्या लिखा था कि बीजाणु कण की 2 से अधिक हाइपोडर्मिस कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। इसे क्या कहा जाता है? बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिकाएं कहा जाता है। इसमें क्या होगा? परिणतिक विभाजन होगा जिसके कारण कोशिकाओं की 2 परतें बनेंगी, तो प्राथमिक द्वितीय परत या प्राइमरी वॉल लेयर और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन परत। ये किधर की ओर होगी? बाहर की ओर होगी, ये अंदर की ओर होगी। अब जो ये दोनों ही परतें हैं इनमें अनेक परिणतिक व अपनतिक विभाजन होते हैं। अब जैसे इसमें परिणतिक और अपनतिक विभाजन होगा बहुत सारी परतें बनेंगी, मतलब हम कह सकते हैं कि 6 से 7 तक परतें बनेगी और इन परतों में धीरे धीरे क्या होगा? डिफरेंशिएशन या विभेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके कारण सबसे बाह्यतम स्तर जो पीसीएम का निर्माण होगा, अंदर का 2 से 3 स्तरीय मिडिल लेयर का निर्माण होगा और जो आंतरिक जो सबसे आंतरिक परत बनेगी उसकी कोशिकाएं कैसी होगी? ऐसी लंबवत कोशिकाएं होगी जो कि बहुकेंद्रकीय प्रकृति की होगी, मतलब टेक्निकल कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो पहले तो क्या होता है, जैसे प्राथमिक द्वितीय परत में परिणतिक अपनतिक विभाजन होता है, ऐसी बहुत सारी एक समान परतें हमको देखने को मिलती है और परतों की संख्या होती है लगभग 6 से 7 तक परत होती है। फिर इन परतों में क्या होता है? डिफरेंशिएशन या विभेदन की प्रक्रिया होती है, मतलब डेवलपमेंट स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन होगा। इस दौरान अलग अलग टाइप की परतों का निर्माण हो जाएगा। एक्टोपीसियम सबसे बाह्यतम परत होगी, इसकी जो आंतरिक भित्तियां होती है वो मोटी होती है और इनके ऊपर क्यूटिकल का मोटा क्यूटिकल का आवरण भी पाया जाएगा। इसी प्रकार अंदर की जो 2 से 3 परतें होती है वो पतले भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है और ये 2 से 3 लेयर के रूप में पाया जाता है। इसे क्या कहेंगे? मिडिल लेयर कहेंगे। आंतरिक जो परत होगी वह लंबी लंबी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होगी और इनमें क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं और इसे कहा जाता है कैपिटल और ये कार्य इसका पोषण देने का कार्य करती है। ऐसे ही प्राथमिक बीजाणुजन परत में अनेक परिणतिक अपनतिक विभाजन होंगे जिसके कारण बहुत सारी परतों का निर्माण होगा। ऐसे यहाँ बनी है, इसके नीचे ही बीजाणुजन परत में विभाजन होने से बहुत सारी बीजाणुजन परतों का निर्माण होगा, जिसे आगे जाकर हम क्या कर देते हैं? बीजाणुजन ऊतक कह देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा किसका निर्माण होगा? बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब जो ये बीजाणुजन ऊतक बना है इसकी जो सबसे बाह्यतम परत है या जो बाह्य परत है वह किसका निर्माण कर सकती है? एपिटम का निर्माण भी कर सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कुछ जातियों में। एपिटम का निर्माण किसके द्वारा हो सकता है? एक तो जो प्राथमिक द्वितीय परत है इसकी सबसे आंतरिक परत या बीजाणुजन ऊतक है इसकी सबसे बाह्य परत एपिटम का निर्माण कर सकती है और बाकी का जितना भी जो बीजाणुजन ऊतक बचेगा उसकी कोशिका एक आपस में सेपरेट होकर इसका निर्माण कर देगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक एपिटम से पोषण लेने का कार्य करती है और अपना आकार बढ़ा करके बाद में मियोसिस डिवीजन करेगी, जिसके कारण लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाएगा, जिसकी भित्तियों के पृथक होने से लघु बीजाणु बन जाएंगे। अब ये लघु बीजाणु जैसे ही बनेगा या बनने वाली डेवलपमेंट वाली कंडीशन में होगा, लघु बीजाणुदानी से मुक्त होकर कहां पर चला जाता है? बीजांड के ऊपर चला जाता है और बीजांड के ऊपर जाकर वहां पर भ्रूण कोश के अंदर जाएगा और अंड कोशिकाओं को निषेचित करने का कार्य करेगा, क्योंकि जो ये लघु बीजाणु है आगे जाकर नर युग्मक का विकास करेगा जिसके अंदर नर युग्मक रहेंगे जो कि एक सेल को निषेचित करने का कार्य करेगा। तो ये कर लिया हमने लघु बीजाणुओं का निर्माण। कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया? साइटस के नर पादप से पढ़ना स्टार्ट किया और नर पादप के ऊपर नर जनन संरचना और नर जनन संरचना के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण कर दिया है। लघु बीजाणु से तो आगे जाकर हम बनाएंगे नर युग्मकोद्भिद और उसमें नर युग्मक बनाएंगे, परंतु इससे पहले हम पढ़ेंगे जो मादा प्लांट है उसके ऊपर मादा जनन संरचना
का निर्माण कैसे होता है, मादा जनन संरचना के रूप में कौन बनेगा, भाई फीमेल कौन तो बनता नहीं है, इनमें केवल गुरु बीजाणु पर्ण ही होंगे। गुरु बीजाणु पर्ण के आधारीय भाग में या गुरु बीजाणु पर्ण में क्या उपस्थित होंगे, गुरु बीजाणु धानियां या बीजांड उपस्थित होंगे। और उन बीजांड के अंदर क्या होगा, भ्रूण कोश होगा, भ्रूण कोश के अंदर क्या होगा, एक सेल उपस्थित होगी। तो इनकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू।